हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज मींस प्राकृतिक संसाधन, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर का ईवीएस का सिलेबस है। इसमें हम बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। ऐसे कोई भी रिसोर्सेज जिनको मैनकाइंड ने एस्टेब्लिश नहीं किया, जो नेचर में अपने आप बने हैं, नेचर से हमें मिलते हैं, ऐसी रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। दे एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। इसमें बहुत से हमारे पास कॉमर्शियल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल इनके यूजेज हो सकते हैं, एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है, साइंटिफिक इंटरेस्ट हो सकता है, कल्चरल वैल्यूज हो सकती हैं इन रिसोर्सेज की। हमारे पास जो मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हैं और कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज क्या हैं। वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय रिसोर्सेज। रीन्यूएबल या नवीकरणीय वो रिसोर्सेज हैं जिनको रीन्यू किया जा सकता है, रिप्लेनिश किया जा सकता है नेचर में बड़ी जल्दी, शॉर्ट टाइम के अंदर हम इनको रीन्यू करके रीयूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको हम बहुत जल्दी रीन्यू नहीं कर सकते या इनको रिप्लेनिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें तो रीन्यूएबल में हमारे पास सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, और वहीं नॉन रीन्यूएबल में हमारे पास फॉसिल्स फ्यूल हैं, पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, ये सब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वहीं अगर हम बात करें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की, कन्वेंशनल मींस पारंपरिक रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल मींस गैर पारंपरिक रिसोर्सेज। कन्वेंशनल वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर इनको यूज़ करते आ रहे थे, जैसे लकड़ी है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब कन्वेंशनल है। ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। इनको मेंटेन करना, स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो ये रिसेंटली डेवलप्ड हैं, अभी पास्ट के कुछ ईयर्स में इनको डेवलप किया गया है। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले और ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते। एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब हमारे पास नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक एनर्जी रिसोर्सेज हैं। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल में देखें तो कमर्शियल रिसोर्सेज वो हैं जिनको ख़रीदा बेचा जाता है, जिनको बॉट एंड सोल्ड किया जाता है। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम, डीजल है, ये सब कमर्शियल है। ये एग्जॉस्टिबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नॉन कमर्शियल वो रिसोर्सेज हैं जिनको ख़रीद बेच नहीं सकते हैं हमारे पास। ये सब हमें नेचर से बाय गिफ्ट मिलते हैं, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए। अब हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉरेस्ट क्या है। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें ट्रीज़ सबसे ज़्यादा होते हैं, विच इज़ प्रीडोमिनेटेड बाय ट्रीज़, ऐसी कम्युनिटी को हम फॉरेस्ट का नाम देते हैं। फॉरेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ऑक्सीजन का एक रिसोर्स है। इससे हमें बहुत से मेडिसिन्स मिलती हैं, फ्यूल मिलता है, बहुत से अदर प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हाउस होल्ड के लिए यूज़ होते हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। हम कह सकते हैं इंडिया इज़ रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमारे पास काफ़ी फ्लोरा, फोना अवेलेबल है। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। इस फोटोग्राफ में आप एक बढ़िया वाले फॉरेस्ट को देख सकते हो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़ हैं जो डोमिनेंट हैं और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट्स की, जिसमें हमें टिम्बर मिलता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है। उसके साथ साथ हमें बहुत सा रॉ मटेरियल मिलता है, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकता है, वो फर्नीचर के लिए हो सकता है। बैम्बूज हैं, स्टिक्स हैं, ऑयल हैं, ये सब हमें इनसे फॉरेस्ट से ही मिलते हैं।
उसके बिना फॉरेस्ट से बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट मिलते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बहुत सारे लोगों का हैबिटेट्स हैं फॉरेस्ट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार किए जाते हैं, फ्यूल वुड मिलता है हमें। उसके बिना नेशनल इनकम का एक सोर्स होता है फॉरेस्ट को जो ओल्ड ट्रीज़ हैं उनकी लकड़ी को काट करके जो गवर्नमेंट है उनको सेल करती है, तो एक तरह से नेशनल इनकम का भी सोर्स है। बहुत सी मेडिसिन्स मिलती हैं हमें इनसे। उसके बिना ये फॉरेस्ट किसी भी जगह की ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। लोग ऐसी जगह की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। उसके साथ साथ बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी मिलता है फॉरेस्ट की हेल्प से, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। लोग फॉरेस्ट गार्ड की फॉर्म में जॉब करते हैं। उसके बिना फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लोग कलेक्ट करके मार्केट में सेल करते हैं, इनकम गेन करते हैं, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स में देखें तो ये नेचुरल हज़ार्ड्स को काफ़ी हद तक कम करते हैं, फ्लड को काफ़ी हद तक कम करते हैं, तूफ़ान को काफ़ी हद तक कम करते हैं, सॉइल इरोजन को काफ़ी हद तक डिक्रीज़ करते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को रोकते हैं। उसके साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। बहुत से बर्ड्स का, एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का एक हैबिटेट, एक रहने का घर होता है फॉरेस्ट। साथ ही साथ ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अदर प्रोडक्ट में देखें तो फॉरेस्ट से हमें इंक मिलती है, डाई मिलती है, कॉस्मेटिक्स, सोप, च्यूइंग गम्स हैं। उसके साथ साथ टिम्बर, पेपर, फूड, हर्बल मेडिसिन्स, प्लास्टिक, सर्जरी कैजिंग फ्लावर्स, टैनिन, रबर, गम्स, एसेंशियल ऑयल, एडेसिव, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, साथ के साथ फ्यूल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, चारकोल है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, वैक्स, सेलुलोज, हनी, सेलोफेन, बहुत से प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं जिनको हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। फ़ोटोग्राफ में आपको बहुत से फॉरेस्ट दिख रहे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में, ट्रीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, इनको लंग्स ऑफ अर्थ का नाम भी दिया जाता है। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं ये हमारी जो एयर की कंपोजिशन है, ऑक्सीजन लेवल, उसको मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। क्या मतलब है डिफॉरेस्टेशन का? फॉरेस्ट को रिमूव करना, कट करना, रिड्यूस करना, डेट इज़ डिफॉरेस्टेशन। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये हमारे इन्वायरमेंटल जो कंपोजिशन है या हमारे इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है उसको काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय करता है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? अगर हम देखें तो सबसे पहला तो एग्रीकल्चर, इंक्रीज एग्रीकल्चर डिमांड। हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फूड चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ कट किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं। साथ के साथ जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, लोगों को ज़्यादा घर बनाने हैं। डैम बनाए जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे पेड़ पौधों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन की जाती है। नहर, कैनाल, हाईवे बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती हैं, सब जगह पे पेड़ पौधों को काट करके जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो प्रोसीड किए जाते हैं। उसके साथ साथ फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो पेड़ पौधों को काटा जाता है। माइनिंग जहाँ पे की जाती है कोयला निकालने के लिए, वहाँ पे भी पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो ये सब कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, मीन्स जंगलों को काटने के। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। ये किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है इस जगह पे कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी हो, कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन करना हो, डैम कंस्ट्रक्शन करना हो, तो ये सब डिफॉरेस्टेशन का कारण होते हैं। इन्हीं कॉजेज़ को हम फिर से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर एरिया एक्सपेंड करना पड़ रहा है। लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का। क्या किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। किसी एक जगह जंगलों को साफ़ करके वहाँ पे कुछ टाइम खेती करते हैं, देन नेक्स्ट एरिया में जंगलों को काटा जाता है, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर जंगलों को काटते हैं, खेती करते हैं।
तो इस तरह से धीरे धीरे फॉरेस्ट को कट करके डिक्रीज कर करके वो एग्रीकल्चर के लिए एरिया एक्सपेंड करते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन का नाम देते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो बहुत सी टिम्बर लकड़ी को काट करके रखा गया है, जो कि एक डिफोरेस्टेशन है। इस डायग्राम में भी फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि बहुत से पेड़ों को काटा गया है, जो डिफोरेस्टेशन का एक रूप है। इसके साथ साथ अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज बनानी है, डैम बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, उनके लिए फ़ॉरेस्ट को कट किया जाता है। फॉरेस्ट फायर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का। जंगलों में आग लग जाती है, वो नेचुरल हो सकती है या ह्यूमन की वजह से हो सकती है, वो भी फॉरेस्ट को डिक्रीज करती है, डिफॉरेस्टेशन कोज करती है। ओवरग्रेजिंग अपने आप में एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का। ओवरग्रेजिंग में छोटे छोटे पेड़ पौधों को जो जानवर हैं वो खा जाते हैं, वो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो बड़े नहीं हो पाते, ट्रीज में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो फॉरेस्ट एरिया डेवलप नहीं हो पाता। उसी तरह बहुत सी नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। फ्लड है, उसमें बहुत से पेड़ उखड़ जाते हैं। स्टॉर्म्स हैं, तूफ़ान है, उसमें बहुत से पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। बहुत तेज़ हवा चल गई, स्नो पड़ गई, लाइटनिंग हो गई, ये सब भी एक नेचुरल कॉजेज हैं जो डिफॉरेस्टेशन को कॉज करते हैं। वहीं माइनिंग की बात करें, हिली एरिया में माइनिंग की जाती है, वो भी अपने आप में डिफॉरेस्टेशन का कॉज है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है वहाँ से। पेस्ट अगर हम देखें, इंसेक्ट पेस्ट, ये भी बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का। इंसेक्ट क्या करते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और एक तरह से वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। केस स्टडी की बात करें तो हमारे पास 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमने रिसेंटली देखा है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ है या जंगलों का जो अमाउंट है, नंबर है, वो कम होता जा रहा है। इसमें एक तो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और दूसरा है टी गार्डन इन छोटा नागपुर। पहली बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। हमें पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया के आसपास है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, रेनफॉल होता है, डेट्स वाई ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। बट रिसेंटली क्या हुआ है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से और ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट की वजह से वहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से इन फॉरेस्ट का जो नंबर है वो काफ़ी रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से वहाँ पर फ्रीक्वेंटली इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अदर नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में डिफॉरेस्टेशन का रिसेंट एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर हम छोटा नागपुर में देखें तो रिसेंटली क्या हुआ है, छोटा नागपुर में टी गार्डन बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गया है। वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, टी गार्डन्स को वाटर नहीं मिल रहा, डेट्स वाई जो टी गार्डन्स हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के अगर हम देखें तो सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका घर है, वो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ फ्लड आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारे लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने लगती हैं, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। रिवर अगर हम देखें तो सिल्ट या जो मिट्टी है उसका अमाउंट इंक्रीज होने लगता है, रिवर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से हमारे जो इनकम के सोर्सेज थे, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज या फॉरेस्ट से इनकम हो रही थी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेनफॉल का अमाउंट कम हो जाता है, बहुत सी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम डिफॉरेस्टेशन को, इसमें अगर हम देखें तो हम किसी भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्टिव एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी और फॉरेस्ट को हम एक तरह से कंजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे। उसी तरह अगर हम कटिंग ऑफ ट्री को रोक दें, उसकी बजाय हम प्लांटेशन पे ध्यान दें, पेड़ पौधों को काटना बंद कर दें और नए पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें, तो इससे भी हम काफ़ी हद तक डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो कुछ एक नेचुरल जो इन्वायरमेंटल लॉज एस्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ने, अगर उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो उससे भी हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। लोगों को अवेयर करके, पब्लिक अवेयरनेस से हम डिफॉरेस्टेशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मूवमेंट्स, बहुत से ऐसे मूवमेंट्स किए गए हैं लोगों के द्वारा अलग अलग टाइम पे,
ताकि जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका जा सके। इसमें सबसे मेन जो है वो है चिपको आंदोलन, जिसमें जो लोकल वुमेन्स थी उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वो ट्रीज़ के साथ चिपक गए, उन्होंने ट्रीज़ को कट नहीं होने दिया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया। इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, वो पेड़ों के साथ चिपकी हुई हैं उनको बचाने के लिए। तो बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे बहुत से मूवमेंट्स किए ताकि प्लांट्स को बचाया जा सके, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। अब बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, पेड़ों को काटना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नई जगह पर पेड़ों को लगाना, जंगलों को बढ़ावा देना, डेट इज़ एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन से हम भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधों को लगा करके जो जंगल है, फॉरेस्ट हैं, उनका अमाउंट वापस क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हैं फॉरेस्ट के? एक फॉरेस्ट से हमें बहुत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं जिनको हम कुछ एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा प्रोडक्टिव फंक्शन, तीसरा रेगुलेटिव फंक्शंस और चौथा है एक्सेसरी फंक्शन। पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन की। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब है फॉरेस्ट हमें बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सी नुकसान वाली चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे सॉइल इरोजन को ये कम करते हैं, सूखे ड्रॉट के चांसेस को कम करते हैं, फ्लड को काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर देते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं, रेडिएशन फैलने के चांसेस को भी कम कर देते हैं। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले कर रहे हैं। इसी तरह प्रोडक्टिव फंक्शन में देखें तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये प्रोडक्ट गम हो सकती है, रेजिन, मेडिसिन, हनी, पल्प, बैम्बूज, टिम्बर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो ये एक तरह से प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, डेट्स वाई प्रोडक्टिव फंक्शन भी प्ले करते हैं। बहुत सारे रेगुलेटिव फंक्शंस भी हैं फॉरेस्ट के, जैसे ये ऑक्सीजन लेवल को रेगुलेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को रेगुलेट करते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। तो इनके रेगुलेटिव फंक्शंस भी हैं। एक्सेसरी फंक्शंस में देखें तो ये नेचुरल एस्थेटिक ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। बहुत से एनिमल का, प्लांट का ये हैबिटेट होते हैं, उनके रहने के लिए एक जगह होती है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें तो ये ग्लोबल जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में, मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, उनको रोकते हैं। हमारी अर्थ का एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी को, रेनफॉल को, सीजनल चेंजेस, उन सब को मेंटेन करने में वाटर जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ ये ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक कम करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है। साथ के साथ ये सॉइल की कंजर्वेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल को मेंटेन करने में, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया जाता है। अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी पावर काफ़ी होती है। वहाँ लीफ, ब्रांचेज और रूट्स जो हैं वो नीचे गिरते हैं, टाइम के साथ डिकम्पोज होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी पावर को मेंटेन करते हैं। साथ के साथ फॉरेस्ट वाटर फ्लो को, वाटर साइकिल को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट से वाटर की इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन होती है। जो वाटर वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा वो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, रेनफॉल करेगा। तो एक वाटर साइकिल को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरह बहुत से वाइल्ड लाइफ का, बहुत से एनिमल्स का, प्लांट्स का ये हैबिटेट है। हमने पहले भी देखा था कि ये नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स को कम करने में प्लांट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरह अगर हम देखें बहुत सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखें तो हमें टिम्बर मिलता है, प्लांट से लकड़ी मिलती है, वो फर्नीचर के लिए, बोट बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, अदर पर्पज़ के लिए। फ्यूल मिलता है, हमें लकड़ी मिलती है जिसको हम एज ए फ्यूल कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से रॉ मटेरियल मिलते हैं हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फर्नीचर के लिए, मैच बॉक्स एक्सेट्रा। फूड में अगर हम देखें तो बहुत से फ्रूट, लीफ, रूट्स, इनको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। बहुत से मेडिसिनल प्रोडक्ट वो भी हमें प्लांट से, फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो इस तरह से आज हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में देखा।
जिसमें हमने देखा कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट एक ऐसे कम्युनिटी को नाम दिया जाता है जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ डोमिनेंट फॉर्म में हों। ये फॉरेस्ट ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे बहुत से फ्लोरा फोना एनिमल प्लांट सर्वाइव करते हैं। बहुत से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत से इकोलॉजिकल यूज़ हैं फॉरेस्ट के, इकोलॉजिकल रोल हैं। फिर हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि पेड़ पौधों को काटना मतलब डिफॉरेस्टेशन, इसके कॉजेज़ क्या थे और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। देन हमने एफॉरेस्टेशन के बारे में देखा। एफॉरेस्टेशन में हमने देखा कि पेड़ पौधों को वापस लगाना, डैट इज़ एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट के फंक्शन हमने स्टडी किए, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोडक्टिव, रेगुलेटिव एंड एसेसरी फंक्शंस। तो ये सब बातें हमने फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में अगर हम देखें तो उसमें हम अदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो अदर रिसोर्सेज हैं उनमें वाटर रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं और एनर्जी रिसोर्सेज हैं। थैंक यू।